गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरक्षण कोचिंग सेंटर किंजर में आपका स्वागत। आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ वेक्टर एंड स्केलर के बारे में, जो मेरा फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट का पार्ट नंबर 4 वीडियो है। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी यानी कि सदिश और अदिश राशि के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो 12th लेवल होगा। 9th 10th लेवल ये नहीं है, इसमें 12th लेवल में हम लोग पढ़ रहे हैं। 12th का कोर्स है तो 12th लेवल हम लोग पढ़ेंगे। जैसा हम लोग को यूज है उस टाइप पे हम लोग वेक्टर एंड स्केलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वेक्टर के बारे में बहुत पहले से पढ़ चुके हैं कि जिसमें मान हो, दिशा हो और वह सदिश का नियम का पालन करे योग में, उसको सदिश राशि बोलते हैं। बहुत पहले से 1947 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अदिश के बारे में जानते हैं कि उसमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं रहता है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड रहता है। मान मतलब मैग्नीट्यूड, दिशा माने डायरेक्शन। तो सदिश में क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, और दोनों रहने के बाद भी अगर वह सदिश का नियम एडिशन का अगर फॉलो करता है, सदिश का योग का नियम फॉलो करता है, तब उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। अन्यथा मान और दिशा दोनों है लेकिन वह सदिश का नियम का पालन नहीं करता है तो वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी की बात किया जाए तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मान होता है। उसमें अगर डायरेक्शन नहीं है तो सिर्फ अगर डायरेक्शन नहीं है तो वह अदिश राशि हो गया। अगर उसमें भी डायरेक्शन है, मान और डायरेक्शन दोनों है, और वह सदिश का नियम का पालन नहीं करता है, तब पर भी वह अदिश राशि हो जाएगा। तो सदिश का नियम का पालन नहीं करेगा, जब अदिश राशि हो जाएगा तो अदिश राशि कोची के नियम का पालन करेगा भाई? अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रा बीजगणित का योग है ना, उसको पालन करता है बीजगणित। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग को जो भी 12th में पढ़ेंगे जिसके बारे में, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं संवेग, विस्थापन, बल, ये सब तो बहुत पहले 1947 में पढ़ चुके थे कि यह सब सदिश राशि है। और आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र वाला जितना भी रहेगा वो सब वेक्टर क्वांटिटी। या द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण चाहे क्षेत्र वाला रहेगा, उसको हम लोग समझेंगे कुछ ही, यह वेक्टर क्वांटिटी है। और अगला है धारा घनत्व। ये सब के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग सदिश अदिश पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं कि आगे हम लोग ऐसा पढ़ना है कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान ले कि यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि में दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा। विद्युत धारा यहाँ पे अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के पास मान के साथ साथ डायरेक्शन भी है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। लेकिन सदिश होने के लिए यानी कि वेक्टर होने के लिए मान और दिशा के साथ साथ सदिश का योग का नियम का पालन करना चाहिए। और वह विद्युत धारा है जो सदिश का योग का नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए विद्युत धारा अदिश राशि। सिर्फ 2 गो से काम नहीं चलेगा, मान अदिशा 2 गो तो है विद्युत धारा में, फिर भी अदिश राशि है, क्योंकि वह सदिश का नियम का पालन नहीं करता। आगे मैंने लिखा हूँ कि अगर हम लोग एस माने स्केलर क्वांटिटी, एस माने स्केलर और वी माने वेक्टर, इंग्लिश में याद करना है। एस लिखा हूं तो स्केलर और वी लिखा हूं तो वेक्टर। अगर हम लोग स्केलर में स्केलर जोड़ दें, चाहे घटा दें, चाहे गुना कर दें, चाहे भाग कर दें, 2 स्केलर है उसमें अगर जोड़ दे, गुना कर दे, भाग कर दें, कुछ भी कर दें, तो वह रिजल्ट आएगा जो स्केलर आएगा, जो रिजल्ट आएगा जो स्केलर आएगा। अगला है वेक्टर प्लस माइनस गुना, जो भी रहेगा वेक्टर में, वेक्टर 2 रहेगा तो रिजल्टेंट आएगा जो हमको वह वेक्टर ही आएगा। यानी कि 2 वेक्टर को जोड़ेंगे, चाहे 2 वेक्टर को घटाएंगे, चाहे 2 वेक्टर को गुना करेंगे, तो रिजल्टेंट हमको जो आएगा वह वेक्टर ही रहेगा। आगे है वेक्टर गुना स्केलर,
या स्केलर गुना वेक्टर बराबर वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर रहे और एक स्केलर रहे, अगर दोनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह वेक्टर आएगा। एक स्केलर है एक वेक्टर है, अगर दोनों को गुना करते हैं तो हम लोग को वेक्टर आता है। ये सब कंसेप्ट कुछ समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में बोल दिया जाए कि चाल कोची राशि, चाल कौन सा राशि है, चाल कौन सा राशि है, तो चाल बराबर क्या समझते हैं हम लोग, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग दूरी क्या होता है भाई, तो दूरी एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी कुछ है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर बटा स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि मेरा चाल भी हो जाएगा जो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ देखिए स्केलर बटा स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम लोग बात करें कि डेंसिटी यानी कि घनत्व कैसा राशि, घनत्व, तो घनत्व की बात किया जाए तो घनत्व बराबर होता है डेंसिटी बराबर, घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि मास वाई वॉल्यूम। तो हम लोग समझते हैं कि मास है जो स्केलर क्वांटिटी है, आयतन है जो स्केलर क्वांटिटी है, मास है जो स्केलर क्वांटिटी है, आयतन है जो स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों स्केलर यानी कि आगे जो मिलेगा जो स्केलर मिलेगा। तो ऐसे करके हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सा स्केलर होगा कौन सा वेक्टर होगा, कौन सा स्केलर होगा कौन वेक्टर होगा। अगर हम लोग वेग का बात करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लेकिन वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बने डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो हम लोग समझते हैं कुछ ही कि डिस्प्लेसमेंट है ना वह स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ लिख दिया हूँ, विस्थापन, विस्थापन है जो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि v बटा टाइम कुछ है स्केलर क्वांटिटी है। तो जो रिजल्टेंट मेरा आएगा वेक्टर बटा स्केलर वो आएगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि लिखा हुआ वेक्टर बाय स्केलर बराबर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब कुछ कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट की मदद से हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में जान पाते हैं कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। फॉर्मूला याद रहेगा तब हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर बल की बात करें F बराबर m में, F बराबर m में, अगर F बराबर m में होता है यानी कि फोर्स बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो हम लोग समझते हैं कि m है मास, वो स्केलर क्वांटिटी है, मास है जो स्केलर क्वांटिटी है, और त्वरण है जो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि s गुना v, एक्सेलरेशन है जो वेक्टर क्वांटिटी है और मास है जो स्केलर क्वांटिटी s गुना v। आगे जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तो अगर यहाँ से बात करें एक स्केलर और एक वेक्टर तो आगे रिजल्टेंट आता है वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए बल है जो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक जो 12th में पढ़ना है उसी टॉपिक पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं। इसमें दिया है भौतिक राशि, कुछ भौतिक राशि दिया गया है और उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। जैसे में बोल देगा कि विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र कैसे से कौन सा डायरेक्शन में जाता है, तो कह रहा है कि विद्युतीय जो क्षेत्र है ना जो प्लस से दूर भागता है और माइनस की ओर भागता है, यानी कि माइनस में अट्रैक्शन होगा और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होगा, यानी कि पॉजिटिव से दूर भागेगा और नेगेटिव से अट्रैक्शन होगा विद्युतीय क्षेत्र में। अगला है लिखा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र को ई से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं। इस सब के बारे में हम लोग को 12th में पढ़ना है इसी चैप्टर में, इसीलिए हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट इसका यूज कर रहे हैं कि अगर उस समय लिखे हम विद्युतीय क्षेत्र तो समझना है कि प्लस से दूर भागेगा और माइनस की ओर आएगा। वहाँ पे हर बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, ये सब याद रहेगा तो आपको वहाँ खुद समझ में आ जाएगा।
तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र है जो एन माने कि नॉर्थ से दूर भागेगा और साउथ की ओर भागेगा। नॉर्थ से दूर भागेगा और साउथ की ओर अट्रैक्शन होगा। नॉर्थ में रिपल्सन होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ डायरेक्शन जो होगा पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल लोगो होता है मैग्नेट में। तो कह रहा है कि नॉर्थ पोल से रिपल्सन होगा और साउथ पोल की ओर अट्रैक्शन होगा चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है। आगे है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको लिखते हैं पी से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर डायरेक्शन की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का उल्टा होता है। विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर भागता था माइनस की ओर, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, माइनस से दूर भागेगा प्लस की ओर, माइनस से यहाँ पे दूर भाग जाएगा प्लस की ओर। एक ट्रिक हो गया कि जिसमें आघूर्ण लिखा रहेगा, आघूर्ण जिसमें लिखा रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उल्टा कर देंगे। जिसमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर भाग रहा है माइनस की ओर, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, माइनस से दूर भागेगा और प्लस की ओर जाएगा। उसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात किया जाए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पे हम लोग चुंबक क्षेत्र देखे थे क्या कि माइनस नॉर्थ से दूर भाग रहा था और साउथ की ओर आ रहा था, यानी कि नॉर्थ में रिपल्सन हो रहा था और साउथ में अट्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पे आघूर्ण लग गया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक ट्रिक है, तो यहाँ पे नॉर्थ से दूर भाग रहा था, बोलो अच्छा, नॉर्थ से दूर भाग रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ से दूर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, साउथ से दूर हो जाएगा और नॉर्थ की ओर हो जाएगा। अगला है धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी कि माइनस से प्लस की ओर, जो धारा घनत्व हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका जो डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर धारा घनत्व जाता है। ये था मेरा कुछ बेसिक स्केलर और वेक्टर के बारे में, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे। जैसे हम देखते हैं क्वांटिटी के बारे में हम लोग सीखे थे। उसके बाद ए है रिप्रेजेंट करने का, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और दो को वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो वो कितना आता है। तो हम लोग को लिखा हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना है। तो ए वेक्टर बोला है कि ऐसे इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर जो है एस इस डायरेक्शन में। तो इसको जोड़ना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम नियम से बनाना है इसको, और जोड़ करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आर वेक्टर, उसका वैल्यू कितना होगा। तो ए वेक्टर मैंने ऐसे लिखा था तो सिंपल ऐसे लिख दिया हूँ। उसके बाद बोला है कि बी वेक्टर ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर ऐसे कर दिया। फिर बोल रहा है कि ए वेक्टर भी ऐसे ही है, तो ए वेक्टर, और अगर बी वेक्टर ऐसे है तो बी वेक्टर यहाँ से भी ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। ए बी वेक्टर हो गया दोनों, और ए तो है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अब ए वेक्टर ऐसे जाएगा तो ए वेक्टर यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए, ये हो गया ए वेक्टर। अब रिजल्टेंट जो वेक्टर निकालते हैं वह एक जैसे में देखिए, ए मैंने एक वेक्टर का रिप्रेजेंट किया, तो ए एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। तो पूछ को पूछ के साथ, यानी कि इनिशियल जहाँ रहेगा वहीं से दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे। देखो यहाँ भी इनिशियल यहाँ पे है और यहाँ फाइनल है, यहाँ इनिशियल है यहाँ पे फाइनल है, और उसके बाद जो जोड़ते हैं एक इनिशियल एक फाइनल, यहाँ पे फाइनल ए वेक्टर का फाइनल है और बी वेक्टर का इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल लाइन। फिर यहाँ भी मैंने किया तो बी वेक्टर का यहाँ पे फाइनल पोजीशन है और ए वेक्टर का इनिशियल पोजीशन है, और जो लास्ट में जो जोड़ते हैं जो दोनों का फाइनल जोड़ते हैं। और जो रिजल्टेंट हम लोग जोड़ेंगे जो इनिशियल से शुरू करेंगे और फाइनल तक जाएंगे। तो इनिशियल हम लोग को यहाँ से स्टार्ट किए थे और फाइनल हम लोग को यहाँ तक, यानी कि ई हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर। ये हो गया मेरा आर वेक्टर। वेक्टर का जोड़ने का नियम है कि पहले इनिशियल को फाइनल से जोड़ना है, फाइनल को इनिशियल से जोड़ना है,
और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो इनिशियल से फाइनल की ओर होगा। इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फाइनल यहाँ तक गया वेक्टर, अभी तक यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया जो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर। तो जो आर का वैल्यू हम लोग को निकलेगा ना, आर बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसी तरह दूसरा वेक्टर दिया है, बोल रहा है कि इसको जोड़ना है। एक वेक्टर ऐसे की ओर दिया है, इसका डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर। अब इस दोनों को जोड़ करके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो उसका वैल्यू कितना आएगा। तो एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे लिखा है, तो मैंने लिख दिया ए वेक्टर ऐसे। उसके बाद बी वेक्टर जो है ऐसे लिखा है, बी वेक्टर ऐसे लिखा है, बी वेक्टर ऐसे कर दिया। फिर यहाँ से एक ए वेक्टर यहाँ बनाया, फिर यहाँ से बी वेक्टर ऐसे जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और यहाँ इनिशियल पॉइंट और यहाँ फाइनल पॉइंट, इस दोनों को पॉइंट को अगर मैच कर देंगे, हम लोग मिला देंगे, तो वो हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू वही हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक था समांतर चतुर्भुज के नियम जोड़ने का, पैरेललोग्राम का जो वेक्टर एडिशन है उसको कौन क्या रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग उसको लिखेंगे। उसके बाद है एक सदिश गुणनफल और एक अदिश गुणनफल, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर दो को वेक्टर दे दिया है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, दो को वेक्टर दे दिया है और उसका पूछ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट कितना होगा और क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस माने गुना होता है, तो एक क्रॉस बी ऐसे लिखेंगे, और डॉट माने कि डॉट माने बुंदा, तो लिखेंगे ए बुंदा बी, यानी कि ए डॉट बी हो गया। तो एक क्रॉस बी में होता है ए बी साइन थीटा, और जहाँ एक क्रॉस रहेगा वहां पे लिखेंगे ए बी साइन थीटा, और डॉट जहाँ रहेगा वहां पे लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। एक चीज को याद रखना है, जहाँ क्रॉस रहेगा वहां साइन थीटा, जहाँ डॉट रहेगा वहां पे हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। एक कंसेप्ट था वेक्टर का। इसके बाद हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है ना कि पी जो टी बराबर है वो पीई साइन थीटा है, टी बराबर है जो पीई साइन थीटा है, तो इसमें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है। इसमें जो पी और ई जो दो वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है टी बराबर पीई साइन थीटा। अभी हम लोग सीखें कि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा भाई, तो पी और ई का, यानी कि पी बराबर हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा। अगर यहाँ पे कॉस थीटा रहता तब सर ऐसे रहता, टी बराबर पीई कॉस थीटा रहता तब, तो कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हो जाएगा टी बराबर पी वेक्टर और डॉट यहाँ पे हो जाएगा ई वेक्टर, यहाँ पे डॉट हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा लिखा है। अगर यहाँ साइन लिखेगा तो हम लोग लिखेंगे कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो डॉट और क्रॉस में डिफरेंट हम लोग को समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि लिखा है ई बराबर पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो हो जाएगा ई बराबर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग एक दो को वेक्टर में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पी लिखा है तो पी कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा लिखा है, यानी कि हम लोग समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट है। तो पी खाली लिखा है, यहाँ आर लिखा हुआ है नीचे, तो अगर आर से ऊपर भी अगर आर से नीचे भी हम लोग दोनों को गुना कर देंगे तो कोई डिफरेंट हम लोग को नहीं आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ अगर आर से गुना कर देंगे दोनों साइड में, अगर आर से गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो हम लोग कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ हो जाएगा वो चीज पी आर कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा पी आर कॉस थीटा, हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना पी गुना आर, तो पी आर कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर अगुना आर, आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे।
तो अब क्या सीखे, यहाँ cos थीटा है तो दो गो वेक्टर का cos थीटा माने डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना P वेक्टर डॉट R वेक्टर बटा R क्यूब। यहाँ पे डॉट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे cos थीटा था, और वही यहाँ पे sin थीटा रहता तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस P क्रॉस A, P क्रॉस R वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। ये था मेरा वेक्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट। आपको वेक्टर डॉट प्रोडक्ट रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर का डायरेक्शन वगैरह आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग 12th का बेसिक कंसेप्ट पूरा हुआ। आज से हम लोग 12th का जो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे उसमें आज हम लोग पढ़ने लायक या समझने लायक बन गए। यूनिट समझेंगे, इसका ग्रीक अल्फाबेट समझेंगे कि कौन सा कांस्टेंट का कितना वैल्यू होता है। अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन भी हम लोग सीख गए हैं। डिफरेंशिएशन की बात करें डिफरेंशिएशन सीखेंगे। अगर कहीं लॉग की बात करेगा तो लॉग भी सीख गए हैं। और ये स्केलर वेक्टर पूछेगा कि कौन स्केलर है, कौन किसका डायरेक्शन कैसा होता है, किसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। दो गो वेक्टर को जोड़ेंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना होगा। ये सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट हम लोग को जानकारी हो गया। अब हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ने लायक एलिजिबल हो गए। तो आज बेसिक क्लास से ही अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1।